देखेंगे कि इसमें विंड लोड और विंड एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक बात याद रखिए कि विंड एनालिसिस और सिस्मिक एनालिसिस कभी साथ में नहीं किया जा सकता। ठीक है, करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों लोड साथ में लगाते भी हैं किसी जगह पे, तो हमारा स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि G+2 G+3 G+5 बिल्डिंग है, तो हम उसमें सिस्मिक सिर्फ लगा के चलते हैं। लेकिन इन द केस कि बिल्डिंग ऐसे साइक्लोनिक जोन में है, यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे आपका विंड प्रेशर ज़्यादा है, 80 माइल पर आवर से भी ज़्यादा, तो वो हम चेक कर सकते हैं कोड में भी और इंटरनेट पे भी चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो तो वहाँ पे सिर्फ हम विंड एनालिसिस करते हैं, या हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमारा स्टील में दोनों में डिज़ाइन करने पे कितना डिफरेंस आ रहा है, या तो हमारा और या ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा साइज में कितना डिफरेंस आ रहा है, कि हमारा बीम 300 बाई 300 की भी सॉरी कॉलम अगर 300 बाई 300 का, तो वो सिस्मिक में पास हो रहा है, और 300 बाई 300 का वही चीज़ अगर हम विंड में लगाते हैं तो पास हो रहा है कि नहीं। ठीक है गैस, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, ठीक है, तो हमको ये चीज़ देख के चलना है। ठीक है, अगर G+30 G+20 स्टोरी बिल्डिंग है, तो हम वहाँ पे दोनों आगे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा किसमें जल्दी पास हो रहा है और किसमें ज़्यादा साइज ले रहा है। अगर कॉलम का साइज इन द केस अगर विंड एनालिसिस करते हैं और कॉलम का साइज ज़्यादा आ रहा है अगर हमारा, तो हम विंड लोड को ही कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, हमको दोनों लोड एक साथ लेके नहीं चलना। ठीक है, पिछले वीडियो में हम जितने लोड देख लिए थे 3 टाइप से कि कैसे लगाया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि विंड लोड कैसे एनालाइज होता है स्टार्ट में। ठीक है, इसको क्लिक कर दे रहा है। यहाँ पे विंड पे जाके हम ऐड कर लेते हैं डेफिनेशन को। ठीक है, ये विंड वन ठीक रहने देते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट में जो है वहाँ ये है कि हमको ये मैनुअली ऐड करना पड़ता है, हाइट वर्सेस इंटेंसिटी जो है रेशियो, कि कितने हाइट पे कितनी आपकी प्रेशर आपका लग रहा है बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड ऑप्शन है, ये कि ये सब रशियन कोड है ये दोनों, और ये अमेरिकन कोड है, लेकिन यहाँ पे इंडियन कोड कहीं पे शो नहीं करता। ठीक है, इसी वजह से हमको ये पूरा पहले कैलकुलेट करना पड़ता है एक्सेल पे या मैनुअली, बहुत टाइम टेकिंग है। इसीलिए मैंने एक काम किया है कि यहाँ पे एक एक्सेल शीट जनरेट करके रखी है। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट बनाने में खैर बहुत टाइम लगा है मुझे। ठीक है, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट में जितना इजी कर सकता था मैंने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है। अब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसे पता लगेगा, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कोड से भी चीज़ें ऐड कर दिया है, जितना मेन पॉइंट है हमारा। अगर आप कोड नहीं खोलते नहीं देखते हैं, अगर अर्जेंसी में आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सीधे भी ये चीज़ देख सकते हैं, ताकि आपको कोड पे आपके पास कोड जरूर होना चाहिए। IS 875 पार्ट 3 2015। ठीक है, इससे पहले भी एक वर्जन था, लेकिन इसमें कुछ नए नए एडिशन हुए हैं, तो आपको 2015 लेके चलना है। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये पूछता है कि ये मतलब कि जनरल बिल्डिंग में आ रहा है, या फिर ये ऐसा टेम्परेरी शेड है, या ये इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है हॉस्पिटल या ऐसा कुछ है। तो इसमें यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, आप कोड से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे एक्सेल में इसके यहाँ पे ऐड कर दूंगा क्लॉज, पेज नंबर ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि ये है, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कमेंट में करके ये पेज नंबर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे याद रखना पेज नंबर नहीं, मैं PDF का पेज नंबर डाल रहा हूँ, तो आप सीधे टाइप करके सीधे वहाँ जा सकते हैं।
पेज 9। ओके, तो यहाँ से हम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अपना देख सकते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली स्ट्रक्चर लेके चलते हैं अभी जनरल बिल्डिंग में, ठीक है। तो टाइप 1 है जो 50 ईयर इसकी लाइफ लेके चलते हैं, ठीक है। ये एक मिनिमम एज दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 साल की बिल्डिंग गिरी जाएगी, ठीक है। बस ये मेंशन किया हुआ है कि ये 50 ईयर्स के लिए है, कम से कम ये 50 ईयर्स सर्वाइव करेगा। 90, 100 वो भी करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से हमको टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। दूसरा हमको बेसिक विंड स्पीड, अब हम किस एरिया में हैं, हमको कोड से ये बेसिक विंड स्पीड हमारा अपेंडिक्स में होता है, अपेंडिक्स में, ठीक है। आप जाएंगे पेज नंबर 54, आप नोट डाउन कर सकते हैं पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर 54 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया कि मेरा जैसे कि वाराणसी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 47 ले लिया वाराणसी। बहुत सारे सिटी का, अगर आपकी सिटी नहीं आती और उसके आसपास के सिटी का भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में हवा चेंज नहीं होती, इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने वाराणसी को 47 लिया है, ठीक है। तो 47 या मीटर पर सेकेंड इसका इसकी स्पीड है, ठीक है। टेरेन कैटेगरी, ये जितना भी पिंक में आपको दिख रहा है ना, इसमें सब में आपको वैल्यू देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल बना के आपको दिखा भी दिया है कि आपको समझ में आ जाए। तो टेरेन कैटेगरी है, देखिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कि कितनी टाइप की है, कम से कम आपको इस चीज़ का आइडिया है। तो 4 कैटेगरी होती है टेरेन की, ठीक है। ये सॉरी, तो ये कैटेगरी 4 होती है, ठीक है। तो हम ये कैटेगरी कहाँ से देखते हैं ये भी देख लेते हैं, कोड में आ जाएंगे। ये आप पेज नंबर 7 से देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ट्रेन इंग्लिश स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, तो टाइप 1 the exposed open terrain with few or no obstruction and in which the average height of an object around the structure is less than 1.5 meter, ठीक है। ओपन टेरेन कैटेगरी टू ओपन टेरेन विद वेल स्कैटर्ड ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग हाइट जनरली बिटवीन 10 मीटर टू 10 मीटर। तो हम कैटेगरी 2 में लेके अपना एज्यूम करते हैं, जहाँ पे मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि पूरा भरा हुआ है, वेल स्कैटर्ड मतलब कि बिखरे बिखरे वहाँ पे आपको बिल्डिंग मिल जाएगी, आपको बिल्डिंग के साथ, ठीक है। और आपकी बिल्डिंग की हाइट है ये मान के चल रहा है इसमें कि 1.5 मीटर से 10 मीटर तक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना साइड जो ट्रेन की हाइट दे रहा है वो 0.02, तो हम कैटेगरी 2 में लेके चलते हैं। यहाँ पे 4 कैटेगरी दी रहती है, ठीक है। आप आगे भी पढ़ सकते हैं इसको देख के, ठीक है। थर्ड में टेरेन विद न्यूमरस स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है, जहाँ पे आपको एयर की खुद प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वो उस लोकेशन के लिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपको 10 मीटर हाइट विदाउट अ फ्यू ऑसिलेटर टॉल स्ट्रक्चर इक्वल। तो यहाँ पे वही है कि आपका बहुत क्लोज एरिया है और इसके पास, तब यहाँ पे हम कैटेगरी कर लेते हैं जहाँ पे बिल्डिंग आपके साथ लगातार खड़ी है, 10-10 मीटर के हाइट की आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। और कैटेगरी 4 भी यदि बेटर है लार्ज हाई क्लोज ऑब्स्ट्रक्शन देखो बेटर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि आपके साथ में मल्टीपल स्टोरी मतलब बिल्डिंग बहुत सारी आपके साथ खड़ी है, आपको जगह भी नहीं है, और जो मिनिमम जो हाइट है आपको साइड में उनकी जो जा रही है वो 2 मीटर कम से कम है, तो वो कैटेगरी 4 में आते हैं। हम कैटेगरी 2 में इसको एकदम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी आप अपने मन से, आपकी बिल्डिंग कहाँ पे लोकेशन क्या है वहाँ पे देख के आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए रिस्क कोएफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी फैक्टर K1 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, देखिए ये कमेंट में यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे शो करेगा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड वीपी वैल्यू। ओके, तो वीपी क्या है, वीपी भी आपका डिजाइन बेसिक विंड स्पीड है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है। तो वीबी आपका सॉरी रिस्क कोएफिशिएंट, तो ये आपका टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है, जो आपका पहले यहाँ पे टाइप 1 लिखा हुआ था बेसिक जनरल स्ट्रक्चर में आता है, और वीबी वैल्यू तो बेसिक विंड स्पीड। अब ये भी यहाँ से देखिए K1 ये है ना आपका, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं वैल्यू, ठीक है। ये आपकी ये जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये आपकी बेसिक विंड स्पीड है, ठीक है।
अगर ऐसा होता है कि मिडिल में आता है तो आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। आप कोड में भी ये चीज़ यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आपको मान लीजिए आपकी 40 आ रही है या फिर 42 आ रहा है, तो आपको इसको यहाँ से दोनों का पॉइंट इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। अगर इंटरपोलेशन नहीं आता है तो मैंने एक किया हुआ आगे मैं आपको शो करूँगा उस पर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको निकल जाएगी। यहाँ से हम आपका ले लेंगे, हमारा कितना था, जैसे विंड स्पीड थी मेरी 47 मीटर पर सेकेंड, और हमारा पहला था जनरल स्ट्रक्चर में, तो हमारा K1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो वन आएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने वन ले लिया है, ठीक है। अब टोपोग्राफिक फैक्टर पे आ जाता है। तो टोपोग्राफिक फैक्टर हमारा K2 है, ठीक है। तो ये जो K2 जो हमारा है ये मेन हाइट टू हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये आपका हाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे आपकी ये कैटेगरी है, ठीक है। 1 2 3 किसमें आपको बिल्डिंग है, चीज़ मैंने कैटेगरी यहाँ मेंशन किया है कैटेगरी 2 में। ओके, तो कैटेगरी 2 आप खुद से भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। टेरेन एंड हाइट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये हाइट पे डिपेंड करता है। अब हमारा कैटेगरी 2 में था, तो अगर हमारी बिल्डिंग की हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक 10 मीटर है, तो हमारे पास K2 की वैल्यू सिर्फ 1 आ जाएगी, ये 10 मीटर से कम है, तब भी हम 1 लेते हैं। अब जहाँ 10 मीटर, तो ये 10 मीटर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर बिल्डिंग हमारी 10 मीटर तक या उससे ऊंची रहती है तो ही हम वैल्यू लेते हैं। विंड विंड एनालिसिस तभी करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट जाएगी विंड का प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डिंग पे लगता है, ठीक है। तो हमारा जो वर्टिकल प्रेशर होता है, बिल्डिंग जितनी हाइट उसको इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है, तो इसी वजह से वो हाइट पे डिपेंड करता है। इसीलिए मिनिमम कम से कम बिल्डिंग की हाइट जहाँ पे 10 मीटर होता है तो वहाँ पे हम विंड लेते हैं, वरना हम 6 मीटर लेकर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्राइटेरिया तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि विंड और सिस्मिक कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि 10 मीटर की हाइट बिल्डिंग है तो हमारी टेन कैटेगरी 1 है, ठीक है। हाँ, तो ये जो K2 की वैल्यू है ये 1 दिएगा, ठीक है। अब ये अगर मान लीजिए हाइट बढ़ती है तो हमको ये सारी वैल्यू नीचे से लेते हुए चलना है, ठीक है। जैसे कि 10 मीटर है तो 15 मीटर है, अब हमारी मान लीजिए 100 मीटर तक बिल्डिंग है, ये एज्यूम कर रहे हैं, तो आप सीरियस मत हो जाइएगा, ठीक है। तो 10 मीटर है, ठीक है। तो 10 मीटर पे हमारा एक वैल्यू है, 15 मीटर पे हमारी 1.05, तो ये सारी वैल्यू हमको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन किसी केस में ऐसा हो जाता है कि हमारी हाइट मान लीजिए 50 है और हमारी हाइट खत्म हो जाती है 60 मीटर पे या 55 मीटर पे, कितने भी, तो हमको ये मिडिल वैल्यू यहाँ पे स्टार्ट लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको यहाँ पे भी इंटरपोलेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ फॉर इंटरपोलेशन वैल्यू ऑफ हाइट जेड इंक्रीमेंटेड एंड यूज ग्रीन इंटरपोलेशन, तो इंटरपोलेशन यूज करना पड़ेगा हमको इसकी हाइट जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए जैसे कि मैंने K2 का यहाँ पे एक अलग से चार्ट ले लिया है, क्योंकि मेन जो हमारा सॉफ्टवेयर में हमको जो जरूरत पड़ेगी वो ये साइट की है, ठीक है। और दूसरा ये हमारा जो इसकी डिज़ाइन वैल्यू आएगी उसकी है हमारी प्रेशर की मैक्सिमम डिज़ाइन, ओके। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज इन स्टेट की, आपको कंफ्यूजन ना, यूज इन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन सब यहाँ किया हुआ है कि बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड हाइट, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे कैसे कैलकुलेट हो रहा है और कहाँ कहाँ पे दिए गए, ओके। तो देखिए मैंने ये ले लिया, देखिए जैसे कि मुझे मिडिल तक की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो अब मेरा जैसे कि 60 हमारे 60 मीटर की बिल्डिंग है, तो 60 तो दिया नहीं था चार्ट में, तो 50 दिया था उसका, ये जितना भी ग्रीन है सब वैल्यू गिवन है, ओके। और जो हमारा ये वैल्यू है इसको हम सेट करते हैं इस तरह में, और जो ये कैलकुलेट में ये आपकी कैलकुलेट होती है, ठीक है। ये खुद से कैलकुलेटर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला डाले हुए उसमें से ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। तो अब जैसे कि हमारी 60 मीटर बिल्डिंग है तो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे का और ये वैल्यू जो हमारी है वो इंटरप्रेशन फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपकी बिल्डिंग छोटी और ज़्यादा बड़ी या छोटी होती है तो आप बीच में इसको फॉर्मूले से कॉपी करके आप इसको भी आगे पीछे करके यहाँ पे वैल्यू ला सकते हो, गैस इतना आपको एक्सेल आता ही होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं तो भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा।
यहाँ पे ये वैल्यू आ गया देखिए 60 मीटर पे, ठीक है। अब हमारी जो मेन जो स्टैंड में हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, चलिए उसकी मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं ये देख लेते हैं। ये हमारा तीनों आ गया आपका टोपोग्राफी फैक्टर K3, ठीक है। अभी K2 आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो K2 आपका, ठीक है, टेरेन एंड हाइट मल्टीप्लायर चाहिए, ठीक है। K2 वहाँ पे मैंने K2 मेंशन ही नहीं किया है, सीधे वहीं पे नीचे किया है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा आप, ठीक है। अब आप K3 पे आ जाइए। K3 पे ये देखिए यहाँ पे मैंने K3 मेंशन किया हुआ था। ओ, एक सेकंड, K3 है हमारा टोपोग्राफी फैक्टर है, ओके। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा कोड से जितना भी है सब कॉपी कर लिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। टोपोग्राफी फैक्टर, अब यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो कैसे ये किया गया है। द बेसिक इंडिकेट वी टेक्स अकाउंट सी लेवल। तो ये है आपका, अब द फैक्ट ऑफ टोपोग्राफी शाल बी सिग्निफिकेंट at site when the wind slope is more than about 3 degree, and below that the value of K3 will be taken equal to 1. The value of K3 is 10.2. अगर मान लीजिए बिल्डिंग की हमारी जो टोपोग्राफी है वो एंगल बनाती है, मतलब कि जैसे कि हमारा ऊपर से हट है या फिर कुछ ऐसा है कि इक्वल साइज में नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्लोप बनता है वो हमारा अगर 3 डिग्री या 3 डिग्री से ज़्यादा बनता है तो हम जो वैल्यू देते हैं उसकी रेंज के बीच में रहते हैं, ठीक। इसमें भी आप इंटरपोलेशन करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जनरली जो हमारे मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो यहाँ पे हाफ का लीजिए द वैल्यू ऑफ K3 टेकन टू इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हम तो वैल्यूटिंग किसी फॉर मोर देन वन सी पे। तो यहाँ पे अगर 1 से ज़्यादा है तो आप एन से सी में जाके यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, एन सी में आप यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये टोपोग्राफी फैक्टर ये देखिए निकालने का मेथड यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 3 डिग्री से ज़्यादा है और 17 डिग्री से कम है, अगर 17 डिग्री से ज़्यादा है तो कितनी वैल्यू लेना होगा। तो ये जो 0.36 है यहाँ से वैल्यू भी ले सकते हैं आप, और यहाँ पे इसको पुट करके यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे तो आप 1 लेके अभी चल रहे हैं, ठीक है। जनरली 1 ही लेके चलते हैं, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इन केस कभी कहीं कुछ ऐसा आ जाता है यहाँ पे आपके टोपोग्राफी 3 डिग्री से ज़्यादा का स्लोप देती है, तो वहाँ पे हम 3 डिग्री से मतलब ये है कि बिल्डिंग बहुत अनइक्वल हाइट पे जा रही है। अगर स्टार्टिंग की बिल्डिंग की हाइट मान के चलिए आप 4 मीटर, और बिल्डिंग जब आपके पीछे जाती है तो उसकी हाइट आपकी और ऊपर हो जाती है और वो एक तरह से स्लोप में आ जाती है, ठीक है। तो उस केस में ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे करने को, ठीक है। पूरा जो बिल्डिंग की आपके डायमेंशन है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। जब स्लोपी एरिया पे कंस्ट्रक्शन है तो हमारी जो स्टार्टिंग की आपकी हाइट है 3 मीटर और बैक की भी हाइट 3 मीटर है, तो स्लोप बना देगा। तो वहाँ पे ये बात कर रहा है डिग्री के बारे में, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पूरा पढ़ के। तो यहाँ पे हमारा टोपोग्राफी हो गया, 1 हो गया इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है साइक्लोनिक रीजन के लिए, ये K4 है, ठीक है। अब जो वैल्यू यहाँ पे तीन तीन वैल्यू है तो यहाँ पे ये ऐड किया गया है कि आप तीनों वैल्यू आपको शो हो जाए कम से कम, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू देखिए साइक्लोनिक रीजन के लिए। पहले तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐड ही करें, और ये 2015 में ये नहीं जाके K4 ऐड हुआ, इससे पहले वाले में K4 नहीं था, ठीक है। तो ये इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि जहाँ साइक्लोन ज़्यादा आता है या जहाँ पोर्ट एरिया है, जैसे कि आपका गुजरात एरिया में है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हवा का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में ये ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए पेज नंबर 10 पे इम्पोर्टेंस फैक्टर फॉर साइक्लोन।
The east coast of India is relatively more vulnerable for occurrences of several cyclones. On the west coast, Gujarat is vulnerable for several cyclones. तो ये गुजरात देखिए आ गए, तो स्टडी ऑफ विंड स्पीड एंड डैमेज टू बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्वांटिफाइड बेसिक विंड फ्रॉम ड्यूरिंग द साइक्लोन। तो ये उसके एरिया थे कि जहाँ पे 60 किलोमीटर भी तक खुद इफेक्ट ऑफ सिस्टम लार्ज फैक्टर 60 किलोमीटर। तो तो यहाँ पे ये आपका K4 यहाँ पे आपको अगर बहुत डिटेल में जाना तो IS 145 1549 आप जाके समझ सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ अगर वैसे कुछ के एरिया में आता है तो हम यहाँ पे आपका अगर इंडस्ट्रियल एरिया आता है तो हम यहाँ पे इसका K4 की जो लेते हैं 1.15 लेते हैं, ठीक है। और ऐसे जगह आता है जहाँ पे आपका साइक्लोन जोन में, जैसे कि हमारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हॉस्पिटल आ गया, स्कूल आ गया, तो वहाँ पे हम 1.3 लेते हैं। ऐसे तो हमको कुछ नहीं लेना है तो हम इसको 1 लेके ही चलते हैं, ठीक है, कि हमारा ऐसा साइक्लोनिक जोन में नहीं, ठीक है। तो 1 ले या नहीं लें दोनों बात बराबर है हमारे लिए। तो ऑल अदर स्ट्रक्चर के लिए हम मेंशन कर दिए कि 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम भी 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू खत्म हो गई। अब एरिया एवरेजिंग फैक्टर कि ये है आपका, ये यहाँ पे ये देखिए, ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वॉल और रूफ मेंशन किया इसलिए क्योंकि एरिया एवरेजिंग फैक्टर देखिए, बिल्डिंग का आपका जो वॉल का होता है वो अलग आप निकाल सकते हैं और जो रूफ का होता है वो अलग निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिप लेके हम निकालते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए एरिया एवरेजिंग फैक्टर यहाँ पे टेबल दिया, कॉपी किए गए हैं और आपको ये हम टेबल यहाँ पे दिखा देते हैं। एक सेकंड बस। एक मिनट गैस, एक मिनट। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पेज नंबर 12 पे दिया हुआ आपका एरिया एवरेजिंग फैक्टर के, ठीक है। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हमारा जो होता है वो ट्रिब्यूटरी एरिया से निकलता है। अब ट्रिब्यूटरी एरिया क्या है आपका, ठीक है। ये देखिए, इसको समझिएगा, इसमें क्या होता है कि ऐसे वीडियोस तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि ये कैसे निकलता है, ठीक है। 3 वैल्यू दिया हुआ है आपका ट्रिब्यूटरी एरिया, मतलब कि आपका जो स्ट्रक्चर का एक आपका फ्रेम होता है, ठीक है, उसका एरिया की बात कर रहा है, मतलब कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, पैनल टू पैनल डिस्टेंस, ठीक है। आप एज्यूम कर लीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कॉलम का आपका जो डिस्टेंस है 5 मीटर है, ठीक है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा वो एक ट्रिब्यूटरी एरिया देखिए, और यहाँ लिखा हुआ मेंशन किया हुआ फॉर evaluating loads on frame the tributary area shall be taken as the center to center distance between frame multiply the individual panel dimension, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एक पैनल का हम आपका एरिया लेते हैं, तो पैनल के अंदर से कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, और अगर वॉल का ले रहा है तो इनटू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि अनइक्वल है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस तो क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें जो आपके मैक्सिमम आ रहे कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, ठीक है, जो आपके मैक्सिमम आ रहे कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस हम उसको भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, जो जो मिनिमम आ रहा है आपके, क्या होता है कि जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया ना, जो मिनिमम आपके आपके पैनल टू पैनल डिस्टेंस आते हैं उसमें हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम मिनिमम लेंगे तो जितना मिनिमम हमारा जो मिनिमम वाला रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका वो आपका फैक्टर लगाएगा। अब देखिए 10 मीटर स्क्वायर एरिया है जैसे, ठीक है, तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया अगर हम देख रहे हैं तो उसका जो फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है, और वही अगर हमारा एरिया इंक्रीज होता है तो फैक्टर डिक्रीज होता है। तो तो जो फैक्टर डिक्रीज होगा तो हमारी वैल्यू भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हमको ये चीज समझ लेना है कि हम एक एवरेज लेके चल लेते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए कि बिल्डिंग, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम कोशिश यही करते हैं कि टॉल बिल्डिंग में ना हम कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ना थोड़ा सा इक्वल रखें या बराबर पर रखें कि हमको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। जो स्ट्रक्चर करते हैं वो उनको, जो भी एनालिसिस करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है,
ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका 0.2 डिफरेंस हो सकता है, 0.2 मीटर 0.3 मीटर, लेकिन इतना नहीं कि कोई कॉलम इतना पास है कि आपका 3 फीट पे है और कोई कॉलम ऐसा है कि 10-10 फीट पे। और उसका भी अलग क्राइटेरिया हो जाता है कि अगर आप मान कैसे यूज कर रहे हैं। अब ऐसा कोई कॉलम आया है जो बस एक ही है ऐसा कॉलम, समझ रहे हैं आप, मतलब कि एक ही कॉलम ऐसा है जो आपको 3 फीट पे और बाकी सारे कॉलम और 10 कॉलम और है एकदम जो आपके 7-8 फुट पे है। तब हम क्या करेंगे कि हम 7-8 फुट वाला ही मान के चलेंगे, भले उसका फैक्टर कम है। ठीक है, ठीक है, हमको एक एवरेज लेके चलना है। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना है कि हम बिल्डिंग को इतना ज़्यादा उस पर लोड दें कि बिल्डिंग हमारी खुद ही ज़्यादा हमारा स्टील प्रोवाइड करे, तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कोई इसको ज़्यादा समझ नहीं पाता है। आप वीडियो पे देखेंगे तो इक्वल डिस्टेंस है और ये है वो है, यही सब समझाता है। ठीक है, कि वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विंड एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको पूरा मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके मैं उसको डिफाइन कर सकूँ। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी एरिया इसका मतलब यही होता है कि कॉलम टू कॉलम, पैनल टू पैनल डिस्टेंस। अब वॉल जैसे कि आपका एक कॉलम के बीच में दूसरे कॉलम के बीच में 5 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, और उसकी हाइट है मान लीजिए 10 मीटर। ठीक है, तो आपका ट्रिब्यूटरी एरिया हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब बाकी आपको पता लग गया है कि जो कम होगा तो कैसे होगा, जो होगा तो हम जो कम वाला होगा उसको लेकर चलेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक ही वाला कम है और बाकी सब ज़्यादा ज़्यादा है 10 कॉलम, तो हम वो मान के चलेंगे। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रिब्यूटरी एरिया का ये देखिए 3 वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बीच में आता है एवरेज करने के लिए और के, तो हम फिर वही है कि इंटरपोलेशन करके हम वैल्यू कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए मैंने वॉल के लिए अलग लिखा और रूफ के लिए अलग लिखा। ठीक, रूफ में क्या होता है, रूफ के लिए जाके ना ये वैल्यू घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। ठीक है, अब रूफ के लिए अगर आप चाहें तो वॉल के लिए भी जो वैल्यू रखे हैं वही रख सकते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन मैं एक्यूरेट जाना चाह रहा हूँ इसलिए क्या कर रहा हूँ, रूफ के लिए अलग। अब रूफ के लिए क्या होगा, अगर आप रूफ को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक जैसे कि आप एक सेकंड ये रूफ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम आपकी एक बिल्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट, क्या हो गया इसको, एक मिनट। ठीक है, ये मान के हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि ये आपके जैसे कि ये बिल्डिंग है। ठीक है, इसको मैं बना रहा हूँ, 1 मिनट। इसमें ठीक है कि ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, ड्राइंग में देखिए कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है मान लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है कि ये इसकी हाइट है आपकी, ये जो है ये हाइट है बिल्डिंग की। ठीक है, और अब ये क्या कैसे मैंने किया था, मान लीजिए एक कॉलम यहाँ पे ये है और दूसरा कॉलम यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये क्या था, मैंने क्या बोला था, मान ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5 मीटर है मान लीजिए। ठीक है, तो इसका जो आपका ट्रिब्यूटरी एरिया हो जाएगा वो 5 मीटर इंटू हाइट होगा बिल्डिंग मान लीजिए 10 है। ठीक है, तो 50 हो जाएगा। अब अगर हम रूफ पे करते हैं वो काम, तो हम क्या करना है, जो बीम है तो कॉलम की जगह हम बीम में पकड़ते हैं। ठीक है, और ये बीम है तो बीम टू सेंटर सेंटर डिस्टेंस ये जितना है, तो 5 ही होगा ये भी, क्योंकि कॉलम से 5 टू 5 गया है। ठीक है, ज़्यादा कम कैसे करना आपको पता। और ये जो इसकी ये डिस्टेंस है जो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना मान के चल लीजिए कि इसको भी हम 10 ही एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी 50 ही होगा। ठीक है, अगर अगर मान लीजिए 10 नहीं है, ठीक है, 8 है। ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इसका जो ट्रिब्यूटरी एरिया हो गया वो 50 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया इसमें, समझ गए। तो आपका
वॉल का अलग निकलता है ट्रिब्यूटरी एरिया और रूफ का अलग निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ मैंने किया है। तो यहाँ पे ये आपका वॉल का अलग है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी एरिया से, सॉरी, ट्रिब्यूटरी एरिया से आपका फैक्टर, यहाँ पे ये फैक्टर लिखा है मैंने, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी एरिया से आपका फैक्टर यहाँ पे निकल जाएगा। तो उसका 50 आया था, तो वो फैक्टर 1 में हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये 50 आया था, तो हम एक काम करते हैं, इसको 0.9 और 0.8 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम मैनुअली यहाँ पे 0.92 इसको मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये डाटा मेंशन था, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऑफ करते हैं, ठीक है। डिलीट, ओके, ठीक है। तो यहाँ से 0.8, ठीक है। यहाँ पे 0.9 और 0.92 मान के हम एग्जाम्पल के चल, ठीक है। ये आपको इंटरपोलेशन से निकलेगा, ये आपको सीधे नहीं लेना है, याद रखिएगा। उसी तरह रूट में 40 आया था, तो 40 का हम एरिया आपका 40 का कम है, ठीक है। तो हम उनको क्या करना पड़ेगा कि एरिया कम है, तो आपको देख ही रहेगा, अगर एरिया कम है अगर आपका, तो आपका जो फैक्टर आएगा वो ज़्यादा आएगा। ये आप इसको इंटरपोलेशन से सॉल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू भी ला सकते हैं, ठीक है। तो 0.9 लेके मान के चलते हैं, ठीक है। इसको 0.9 0.8, 0.85, और इसका एरिया हमारा ज़्यादा आया था 0.87, ठीक है। तो ये लेके चलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एवरेजिंग फैक्टर, इसकी भी वैल्यू आ गई के की। अब विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर देखते हैं हम कैसे करते हैं, के डी आपका, ठीक है। तो ये देखिए, के डी यहीं पे ये मेंशन किया है, विंड डायरेक्शनल फैक्टर कंसीडरिंग द रैंडमनेस इन द डायरेक्शनलिटी ऑफ विंड एंड प्रेशर ऑफ फोर्स कोएफिशिएंट। मतलब ये आप पूरा पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ना ये सिंपल सी वैल्यू दिया हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे हम 0.9 ही लेते हैं इसकी वैल्यू। इट इज क्लियर फॉर दैट फॉर अ बिल्डिंग सॉलिड साइन, ओपन साइन, लैटिस फॉर्मवर्क एंड ट्रसेस टावर, a factor of 0.9 may be used for design pressure for circular or nearly circular form the factor mechanism। तो यहाँ पे हमारी रेक्टेंगल बिल्डिंग है, तो हम 0.9 लेकर चलते हैं, अगर सर्कुलर रहती है तो 1 लेके चलेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन फैक्टर है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन फैक्टर कहाँ पे लेते हैं हम, ये आपको देख लेते हैं। केसी है आपका, तो केसी की वैल्यू है यहाँ पे 0.9 ही लेते हैं फॉर टेकिंग विंड लोड ऑन द फ्रेम ऑफ क्लाइड बिल्डिंग। इट इज assume that the pressure or suction inside and outside the structure will not be fully correlated, therefore when the taking combined effect of wind load on the frame or the reaction factor of 0.9 may be useful, ठीक है। तो इसको हम 0.9 ही लेके चलते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इतना ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस पे 0.9 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो मेन सारी वैल्यू जितनी हमको देनी थी हमने दे दिया है, ठीक है। अब कोड से ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसको आप, इसके लिए आपको कोड जरूर पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। मेन जो हमारा ट्रिब्यूटरी एरिया का था वो मैंने आपको बता दिया, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बाद में फिर पूछ सकते हैं,
ठीक है, कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पे ये हो गया, सारे कंफर्म हो गए। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे तीनों फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया है, कंफ्यूजन लॉ, डिजाइन विंड प्रेशर पीजेड, विंड स्पीड का विंड प्रेशर पीजेड, डिजाइन विंड प्रेशर पीडी। ये तीनों फॉर्मूले हमारे कैलकुलेशन में काम आएंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन मैंने मेंशन कर दिया, स्ट्रक्चर का डायमेंशन। ठीक है, इससे पहले मैंने जिस पे बनाया था तो वो एरिया ले लिया था, तो वही मेंशन है। तो इसको आप चाहेंगे हम जैसे इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आपकी हाइट ऑफ स्ट्रक्चर 10 फीट है, अभी तो मैंने 8 लिया था इसकी, ठीक है, और इसकी लेंथ में काम करता हूँ, 18 ले लेता हूँ, सही है, ठीक। अब लेंथ ब्रेथ और विड्थ में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर से भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि अभी आपका जो आगे आएगा ये सी पी ई, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट और इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट जब निकालते हैं हम तो उसमें यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका बिल्डिंग को कैसे आपको एज्यूम करके चलना है। ये विड्थ है, ये हाइट है, ठीक है, बिल्डिंग की है आपकी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन, अगर ऐसे आपका फोर्स आप मान के चल रहे हैं, ये आपकी डायरेक्शन है, तो ये आपकी जो लेंथ होगी ये होगी बैक साइड में, और आपकी जो विड्थ होगी वो ये होगी, ठीक है। इतना यहाँ पे भी दिया हुआ विड्थ लेंथ, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी डायरेक्शन जो कि डायरेक्शन पे लगा रहा है, तो उसके हिसाब से आपका लेंथ और विड्थ, उन दोनों का रेशियो रहेगा, लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये वैल्यू आप शो कर दिया था मैंने पहले ही आपको ग्राफ में, वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इससे आपकी ये विंड प्रेशर आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। विंड प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ पी जेड इक्वल टू 0.6 वी जेड स्क्वायर। पी जेड का क्या था, वी बी इंटू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री के फोर, के वन के टू के थ्री के फोर, यहाँ पे आ गया, तो सब डिफाइन हो गया। ये अपने से ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग गया, ये सारे के सारे वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे आगे आकर पीडी कैलकुलेट करते हैं। पीडी क्या है, डिजाइन विंड प्रेशर है, ठीक है। तो पीडी भी कैसे कैलकुलेट होगा, पी जेड इंटू के डी इंटू के सी। अब ठीक है, ये है आपका के डी, ये है के सी, ये है कैसे कहाँ से कैलकुलेट हुआ है, कहाँ से ये मिला है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो के इंटू के डी इंटू के सी से इंटू पी जेड, ठीक है। ये वैल्यू जो आई है इसमें इंटू करके यहाँ पे ये वैल्यू सारी कैलकुलेट हो जाएगी हमारी। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया मैंने कि देखिए यूज के वैल्यू फॉर द रूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट वैल्यू जो मैंने यहाँ ये निकाला था वो वैल्यू यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0.87 लिया तो 1.436 है, ठीक है। अब एज्यूम करते 0.85, तो ये कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 0.87 था, क्यों, क्योंकि आपकी टीबीओटी एरिया जो है वो कम आई थी, ठीक है, इसीलिए बढ़ गया, ठीक। इसी तरह हमने यहाँ पे 0.7 पीजेड ले लिया। अब 0.7 पीजेड क्यों लिया है, ये भी आपका कोड में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको जो मेन वैल्यू जो लेना है वो हमको मैक्सिमम की वैल्यू लेना है। ये आपको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, द वैल्यू ऑफ पी डी हाउएवर शैल नॉट बी टेकन एज लेस देन 0.7 पीजेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू जो हम देंगे, देखिए तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे यहाँ पे, तो 0.7 पीजेड और पी, ठीक है, दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगी हम उसकी वैल्यू यहाँ पे डालें। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, 27 का है और 327 का, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में से जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी वो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे।
फिर आपको ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना है, और अगर ऊपर नीचे होता है यहाँ पे तो ये फॉर्मूले को उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। ठीक है, ये आपकी ये और ये दोनों स्टैड में लगेगी। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे इसके नीचे। अब मेन, अब हम स्टार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये बिल्डिंग है हमारी, देखिए इसका डायमेंशन भी हम चाहते तो सेट कर सकते थे। ठीक है, तो 10.5 है, 10 मीटर है, तो 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं चाहेंगे तो हाइट जो इसकी है 10 मीटर है। ठीक है, तो सॉरी 10.5 है, तो हम यहाँ पे 10.5 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, विद इसकी यहाँ से विद कितनी थी देख लीजिए, विद आपकी 3 मीटर थी। ठीक है, 3 मीटर याद रखिए, 3 मीटर कर दिया, और जो इसकी लेंथ थी वो आ जाएगी हमारी 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर हम बनाए उसी को लेके एज्यूम करके चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ों को अगर हमने ये चेंज किया तो हम यहाँ पे ये भी देखिए चाहेंगे तो चेंज करते, तो लेकिन रहने देते, अभी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 मीटर के लिए हमको क्या करना है, अगर 10 मीटर की बिल्डिंग है तो हमको ये वैल्यू आगे लेके चलनी है। अगर लेके भी चलेंगे तो वो वैल्यू उस पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, हाइट के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम कॉपी करते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मैंने विंड का बना लिया, तो इसको ऐड करते हैं इंटेंसिटी अभी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ क्या है कि इसको इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ इंटेंसिटी में हमारी जो ये वैल्यू है, ठीक है, 10 मीटर, 20 मीटर। ठीक है guys, तो मैंने ये लगा तो दिया यहाँ पे। अब ये वैल्यू हमारी बिल्डिंग 10 मीटर तक है, तो ये जो इंटेंसिटी यहाँ पे यहीं तक शो होगी। ठीक है, चाहे आप कितनी भी लिख लीजिए उसमें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम स्ट्रक्चर आगे ऐड करेंगे ऊपर हाइट पे, तो ये जाके ये वैल्यूज पे अप्लाई होगी। ओके, तो और ये फैक्टर देखिए, एक्सपोजर फैक्टर, लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं कि 1 लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमको समझना है कि एक्सपोजर फैक्टर कैसे यूज हो रहा है, क्या मतलब क्या। ठीक है, तो एक्सपोजर फैक्टर मीन जो हमारा कितना बिल्डिंग जो हमारी है वो बाहर के से कितना ज़्यादा एक्सपोज है, मतलब कि कितनी खिड़की, विंडो ओपनिंग, ठीक है, या पूरा क्लोज है, बिल्डिंग पूरी एकदम बंद है, तो उसका फैक्टर 1 लेके चलते हैं जहाँ पे बिल्डिंग पूरी क्लोज है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए विंडोज है हमारी, सब है, तो ठीक है, अब एक एरिया है जैसे कि अब ये एरिया है। ठीक है, एक एज्यूम किया मैंने यहाँ पे एरिया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये छोटी बिल्डिंग का एरिया था इंटू कर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये टोटल बिल्डिंग का एरिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको तीनों का एरिया है जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको फॉर्मूले में, यहाँ से आप लेंथ, आप इस काम करिए कि इसकी जो टोटल हाइट है, हाइट इंटू आपकी विड्थ है जो आपकी, ठीक है, बिल्डिंग का एरिया, ठीक है, और इंटू 2, और एक
एक और काम करना पड़ेगा कि अब ये आपका फ्रंट और बैक का हो, तो और इसका बैक का भी हमको करना है साइड का 10 इंटू हाइट, सॉरी ये हो जाएगा इंटू हाइट कितनी यहाँ पे 10 है इंटू 2, ठीक है। टू भी कर रहा है क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ हम एक काम कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। ये सही तरीका है इसको यूज करने का, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए टोटल एरिया आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना, ओपनिंग। अब ये ओपनिंग क्या है, ओपनिंग आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे वेंटिलेटर या शाफ्ट की भी हो सकती है। ओपनिंग विंडो, ज़्यादातर विंडोज की जो ओपनिंग होती है उनको दिया जाता है, ठीक है। अब जितनी भी आपकी बिल्डिंग है ओपनिंग है वो यहाँ पे लिख दिया, मैंने एक दिया 25 स्क्वायर मीटर हमारे यहाँ पे ओपनिंग आपकी है बिल्डिंग में। तो उससे हमारा क्या होगा, ये दोनों डाटा देने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कैलकुलेट हो जाएगा बिल्डिंग के एरिया से, ठीक। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप इसका कलर चाहे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर में कलर चेंज कर, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ओपनिंग कितना इतना आ रहा था, हमारा एक्सपोजर फैक्टर जो आ जाएगा वो 0.91 आ जाएगा। तो हमको इसमें एक्सपोजर फैक्टर जो है वो 0.91 लेके चलना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है 1 लेने की, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग कैसी है, ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर है ये आपको असाइन टू व्यू पे बिल्डिंग को अगर असाइन कर देना, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी एक्सपोजर फैक्टर आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक्सपोजर फैक्टर हो गया। अब हमारा जो मेन जो कैलकुलेशन है वो हमारा सीपी और सीपीआई पे, ठीक है। सीपी सीपीआई का प्रेशर कोफिशिएंट है हमारा, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। अब इन दोनों पे कैसे वैल्यू लेना है हमारे, कहाँ से आएगा ये मैं बताता हूँ, ठीक है। पूरा मैंने चार्ट बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको ऑटोमेटिक हमारा सब कुछ कैलकुलेट होगा, ठीक है। हाइट बाई डेप्थ जो हमको चाहिए आपका ये कैलकुलेशन के लिए, यहाँ पे देखिए आप आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 13 पे, ठीक है, जो हमारा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है। तो हम कैसे यहाँ पे ले रहे हैं, कैसे अज्यूम कर रहे हैं कितना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 0.2 लिया है, यहाँ पे 3-4 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा भी उसमें वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया था पूरा, आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी बिल्डिंग की अगर ओपनिंग 5% से कम है, ठीक है। तो हम क्या करना है, 5% से अगर हमारी ओपनिंग जो भी हमने एक्सपोजर कैलकुलेट किया था 5% से कम है, तो हमारी जो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी +0.5 और -0.5 दोनों में लेंगे, ठीक है, ज़्यादा और कम, ठीक है। ये इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है हमारा, ठीक है। देखिए बिल्डिंग विद मीडियम और लार्ज ओपन, यहाँ पे देखिए इन द केस ऑफ बिल्डिंग और क्लैडिंग परमिट द फ्लो ऑफ एयर विद opening not more than 5% and the wall area but where there are no large opening। तो तो यहाँ पे देखिए वन विद पॉजिटिव अदर इंटरप्रेशन नेगेटिव, तो ये दोनों हम 0.2 लेके चलना है, ठीक है। अगर हमारी 5% से 20% के बीच में रहती है तो 0.5 लेके चलते हैं, ठीक है। और अगर 20% ज़्यादा रहती है तो 0.7 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा होती है, देखिए बिल्डिंग विद वन ओपन साइड और ओपनिंग से 20% वॉल एरिया में सब्जेक्ट टू इंटरनल पॉजिटिव प्रेशर सक्शन सप्लाई टू, तो वो एक दूसरे क्राइटेरिया में चला जाता है। तो उसके लिए हमको एक अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कि जैसे कि पूरा बिल्डिंग ओपन है आपकी, ऐसा केस जल्दी आता नहीं है क्योंकि खिड़की या विंडो रहती है, वो मैक्सिमम टाइम क्लोज रहती है। कभी कभी आता है शॉपिंग मॉल होता है या कुछ होता है तो वहाँ पे ये क्राइटेरिया मेंशन होता है, ठीक है। तो हमारी ये 3 क्राइटेरिया थे, सॉरी, हम देखिए सीपीआई
0.2, 0.5, 0.7। तो हमारा क्या है, हमारा जो एरिया का ओपनिंग परसेंटेज है 9.61 था, तो हम क्या करेंगे, हम 0.5 ले लेंगे, ठीक है। 0.5 ले लिए। अब यहाँ पे ये हाइट बाई विड्थ ये रेशियो है, ठीक है। तो ये रेशियो हमारे काम आएंगे आगे, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इसमें ये क्या होता है कि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट होता है यहाँ पे वॉल के लिए, उसमें देखिए हाइट बाई डब्ल्यू का जो रेशियो होता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसी से हमको पता लगेगा कि हमारा जो वैल्यू है कोफिशिएंट आएगा वो कौन सा लेना है हमको, ठीक है। बिल्डिंग का जो रेशियो आएगा वो हमारा कौन सा लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम, चलो एक मिनट, ओके। तो ये जो हमारा रेशियो है वो हमारा 3.5 आ रहा है, ठीक है। तो 3.5 क्या है कि हमको ये टेबल में देखना है एच बाई डब्ल्यू का रेशियो में। तो एच बाई डब्ल्यू लेस देन, नहीं, एच बाई डब्ल्यू लेस देन 3, तो 3.5 हमारा हमारा इसमें आएगा, ठीक है। एच बाई डब्ल्यू ग्रेटर देन 3/2 और लेस देन 6, तो लेस देन 6 में ही हमारा, ठीक है, आएगा। अब इसमें भी हमारा दो क्राइटेरिया आता है बिल्डिंग का, जो प्लान रेशियो आता है आपका, उसको भी चेक करना होता है। इसमें क्या होता है कि हमको एल बाई डब्ल्यू, लेंथ बाई विड्थ का रेशियो लेना होता है। लेंथ बाई विड्थ का रेशियो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3.33 है, ठीक है। तो 3.33 हमारा कितना आता है, 3.33 देखिए, तो 3.33 आपको इसमें आएगा, ठीक है। तो ये हमारी बिल्डिंग का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी बिल्डिंग का है। अब ये डायरेक्शन हमको देख लेना किधर से किधर लग रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये 0 डिग्री का है, तो इसका जो 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180, ये 27, तो ये हमको ये मेंशन करके चलना है यहाँ पे। ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसमें क्या है, वैल्यू दिया होगा ए बी सी डी की, ए बी सी डी। तो ये वैल्यू हमको नोट कर लेना है। प्रेशर कोफिशिएंट है, तो ये वैल्यू हमको वहाँ पे अपना एक्सेल में यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, ठीक है। अब 0 डिग्री और ये दोनों आपको मैनुअली इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री पे, यहाँ पे हम देख लेते कितना था मेरा, +0.7 था, -0.4 था, -0.7 था, -0.7। तो ठीक है, मैंने वही भी मेंशन किया हुआ, वही डाला है, 0.7, -0.4, -0.7, -0.7, तो ठीक है, ये चारों वैल्यू सेम है। उसी तरह 90 डिग्री की भी वैल्यू हमको डाल लेनी है, जो कि सेम वैल्यू हुई है, देखिए यहाँ पे -0.5, -0.5, +0.5, 0.6 है शायद यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे +0.6 है, तो इसको यहाँ पे +0.6 कर देंगे हम, ठीक है। और -0.1, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों वैल्यू हो गई। मैंने क्या किया, मैंने 180 और 270 के लिए भी ऑटोमेटिक कर दिया कि वो खुद से ही कैलकुलेट हो जाए को। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। इसमें क्या करना होता है कि जो हमारी 0 डिग्री है, तो इसमें क्या होगा, 0 से 180 डिग्री में क्या, ये जो ए और बी की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये बी पे जो है हमारी वैल्यू वो हमारी ए पे चली जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसी तरह 270 के लिए हमारा सी और डी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये वैल्यू दोनों चेंज करना, आप ये दोनों चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा ग्राफ है, ये पूरा ऑटोमेटिक ग्राफ कैलकुलेटेड है, जो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा आपका ये पूरा जितनी वैल्यू है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला सेट ग्राफ है। आपको बस ये जो इस कलर में ये सब वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ ये मेन जो ये हम लोग ये चार्ट है, हम सब चीज इस चीज के लिए कर रहे थे यहाँ पे लाने के लिए। तो ये जो हमारे CPE बाई माइनस CPI जो वैल्यू आ रही है, ये सारी हमारी स्प्रेड में लगेंगी जाके, ठीक है। इसको हम आपको चेक करवा देते हैं कि ये कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। जैसे कि लोड केस हो गए, ठीक है, ऐड किया हमने लोड केस में जाके। अब यहाँ पे सिस्मिक भी लगा हुआ है, आप चाहें तो उसको क्लोज कर सकते हैं एडिटर पे जाके, आपको पता ही है। इसका पहले वीडियो मैंने बताया कि कैसे एडिटर पे जाके इसको किया जाता है, एडिटर आपको क्लोज करना है, बंद करना है, कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरा वीडियो जाके। तो ये देखिए CPE, ये आपका देखिए डायरेक्शन 0 के लिए और पॉजिटिव CPI के लिए, ठीक है।
यहाँ पे पार्टिसिपी के लिए, तो वो आपको यहाँ से विंड लोड है यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लीजिए विंड लोड कर देते हैं, पॉजिटिव CPI कर देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन लिख देते हैं कि हमको याद रहेगा कि हम किधर से कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करके क्लोज करते हैं। अब इस पे जाते हैं, हम यहाँ पे ऐड पे चले जाते हैं, विंड पे चले जाते हैं, ठीक है। रेगुलर है, अब ये विंड वर्ड फेज है, ठीक है। अब ये फेज देखिए, हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। और ये इधर से लग रहा है, यहाँ पे से ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स है डायरेक्शन चाहिए, एक्स डायरेक्शन है आपका, ठीक है। एक्स में आपकी जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये ABCD, ठीक है। ये जो ABCD है ना, वो यही चीज, ठीक है। सॉरी, ये समझिए ABCD, तो यहाँ पे ये ABCD यही मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। आपको कोड जरूर देखना पड़ेगा एक बार, तभी जाके आपको क्लियर होगा। बाकी मैंने इसमें जितना ऐड किया उससे भी आपको काम हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हो गया 0.2 वैल्यू, ठीक है, एक ही। तो यहाँ पे हम फैक्टर में 0.2 दे देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। ये देखिए, ये पूरे बिल्डिंग पे लग गया। अब ये देखिए यहाँ पे फाउंडेशन पे भी लग रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको ये जो है, सॉरी बीम नहीं, हमको नोट पॉइंट ले लेना है। ये नोट देख लेना है हमको, एक्स देखिए 0 है, और ये यहाँ पे ये जो नोट है ये भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स डायरेक्शन में है, जो वाई डायरेक्शन जो ऊपर हमारा है, तो उसकी जो मिनिमम जो वैल्यू है, हम इसको यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। 1.5 है, तो हम इसको 1.5 दे देते हैं, ठीक है। चेंज करते हैं, ओके। ये हमको सारा रेंज देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि, और मैक्सिमम रेंज भी देना पड़ेगा हमको। तो ये 10.5 थी, ये 10.5 लिख देंगे यहाँ पे हम। ओ यार सॉरी, 10.5 लिख देते हैं, ठीक है। ये 1.5, इसको 1 करके चेक करते हैं, इनमें भी नहीं आया। एक्स 0 है, वाई 0 है, Z-10 है, ठीक है। ये देखिए इसका ये सेट हो गया, अब ये नीचे नहीं आ रही वैल्यू, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपको अगर इस डायरेक्शन में भी ऐसा नहीं है कि पूरे पे लगाना है, तो हम यहाँ पे भी एक्स रे, सॉरी जेड रेंज में, ये देखिए ये जेड है, तो हम इसको जेड रेंज में भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये क्लोज हो गया आपका। अब यहाँ पे जाके इसको शिफ्ट पकड़ के, यहाँ पे ये सेलेक्ट करके, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे लोड्स का, CTRL दबाएंगे इसको, और माउस को रोल करेंगे, तो आपका ये देखेगा कि प्रेशर आपका कैसे पूरे बिल्डिंग पे लग गया, जॉइंट पे, ठीक है। सही है। ये देखिए ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई अपने आप, ठीक है। अब ये आपका क्या था, ये आपका सिर्फ एक लगा अभी, ठीक है। विंड देखिए 0 डिग्री पे लगा है, और आपकी सीधे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब निगेटिव वैल्यू के लिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। सॉरी, अभी ए वैल्यू के लिए लगा था, अभी हमको BCD ये सबके लिए लगाना, तो हम इसी में ऐड करते हैं सबका, हमको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन पे चले आते हैं, ठीक है। और ये हम बी है, तो बी हमारा एक्सी डायरेक्शन था यहाँ पे, ठीक है। तो -0.9 है, ठीक है।
चलिए हम -0.9 लगा के चेक कर रहे हैं कि अभी क्या आती है वैल्यू। ठीक है, ये आप देखिएगा, इसको भी हम मिनिमम मैक्सिमम दे देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू भी सही लग गया। ये देखिए ये इस वॉल पे लग रही है। ठीक है, और अगर ये माइनस हटा देंगे आप तो ये इंटरनल वॉल पे चली जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस लगे रहने देंगे। अगर आप लीवर्ड भी ले लेंगे, ठीक है, एक डायरेक्शन का, तो ये ऐसे लग जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, ओके गाइस, तो ये यहाँ पे एक मिनट सेव कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये आपका फेस ए पे लग गया और ये आपका फेस बी पे, ठीक है, दूसरी तरफ जाके लग गया। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको देख दिया, यहाँ पे आप लीवर्ड कर देंगे तब भी ये जाके आपका सही जगह पे लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप सेम वैल्यू जैसे कि ये माइनस में आ रही है तो ये इसको उतारना तो आप एक्स रखेंगे और यहाँ पे माइनस रखेंगे। ठीक है, तो ये चेंज भी करेंगे, देखिए। ओके 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 ओके, नहीं नहीं, ये हमको क्या है कि ये जब मैंने कर दिया तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो और यहाँ पे ये हमको वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि जो हमारी एक्स रेंज है। ठीक है, तो इससे अच्छा हम यहाँ पे इसको रिवर्ट कर दें। ठीक है, हमारा यहाँ पे लग जाएगा, तो ये दोनों हमारे ऐसे जाके ए और बी पे लगे। उसी तरह हमको सी का देख लेना, -1.2 है। ठीक है, तो सी की डायरेक्शन है आपका, सी का ये देखेंगे आपका इधर डायरेक्शन। तो सी में हमको कैसे लगाना है, यहीं पे गए, ऐड किए हम, विंड पे गए, विंड पे यहाँ पे चले गए। ठीक है, तो ये हम आपका ये z डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, z डायरेक्शन डॉट, कितनी वैल्यू तो इसकी -1.2, -1.2 लिख देंगे हम। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे केवल। ठीक है, तो ओके, ये हमारा डायरेक्शन गलत हो गया यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम, जेड डायरेक्शन गलत नहीं है हमारा, हमारा जेड इधर से जाता है तो इसलिए इस तरह से ले रहा है, लेकिन हमको बिल्डिंग को उस तरह से लाना है एज पर जितना जो हमारा कोड मेंशन है। ओके, तो ठीक है, क्लोज कर देंगे। तो हमारा ये माइनस सेट करने से हमारा क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो सही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, सब चीज सही है एकदम। ठीक है, बस हमको डायरेक्शन मेंशन करना है एज पर ड्राइंग, और जो लोड हमारा आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है, तो अब लोड भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पे ज़्यादा पड़ रहा है, किस पे कम पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे आप इसी पे जाके फैक्टर 1 लेते हैं, यहाँ पे जाके से अब ये जो वैल्यू जो लेते हैं तो उस पर आप सोचिए आप कितना ज़्यादा वैल्यू लगा दे रहे हैं। एक ही मतलब कि एक ही फैक्टर ले रहा है, ऊपर से आपने इंटेंसिटी वहाँ डिफाइन किया है तो उसको पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डिवाइड करके उसको लोड को अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो सब जगह सिमिलर वैल्यू नहीं आएगी, तो उसके लोड के हिसाब से आपका जो हमारी हाइट हमने दिया उसके हिसाब से वो वैरी करेगा। ठीक है, तो ये एकदम एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, ये देखिए 0.2 है तो 0.9 है, 1.2 है 1.2, माइनस वो आपका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, माइनस से आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, माइनस लगाइए मत लगाइए आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ये पूरा टेबल जो है, तो इसी तरह आपको अभी आप पॉजिटिव सीपीआई के लिए हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, ये 3 लगाया है, एक और है यहाँ पे -1.2 डी के लिए। ठीक है, ये भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कि इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डी वाला कि ये आपका जेड से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये -1.2, पहले माइनस लगा के जो लिखा है उस पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो -1.2, ओके, मैंने गलती एक्स पे लगा दिया, एक्स पे नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे
मिनिमम वैल्यू जो हमने आपको बोला है कि मैक्सिमम जितना है 10.5 पे देना है, तो उसकी देखिए रेंज सेट हो जाएगी अपने से। ठीक है, तो ये देखिए चारों आपका पॉजिटिव सीपीआई के लिए वैल्यू सेट हो गया। ये आपका इस फेस पे है, ठीक है, ये इस फेस पे, इसके आपका बी फेस पे, सेकंड फेस पे आ गया। ये आपका थर्ड फेस पे, ये देखिए नीचे से आ रहा है, तो इसमें भी हम 10.5 दे देंगे। तो ये ओवर हो गया। नीचे ये फाउंडेशन है, तो जमीन में नीचे विंडो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक फेस पे आ गया, ये आपका दूसरे फेस पे आ गया। जैसा फिगर में आपको इस पिक्चर में बोल रहा था, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई भी आपको समझा पाएगा। अभी तक मैंने भी शायद बहुत सारे देखे होंगे ट्यूटोरियल, लेकिन शायद ऐसा एक्सप्लेन कोई किया नहीं था अभी तक। मैंने बहुत इस पे टाइम दिया है, यहाँ पे विंड लोड पे पूरा मैंने बैठ के इस पे रिसर्च किया, मैंने पढ़ा उसके बाद पूरा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा जो फैक्टर यहाँ पे लोग लेते हैं वन वन ले लेके, वो बिल्डिंग पे इतना ज़्यादा विंड लोड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं कि उसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। ठीक है, तभी स्ट्रक्चर आपका फिर बोलता है कि हमको ज़्यादा बड़ा बीम चाहिए या बड़ा कॉलम चाहिए। ठीक है, बड़ी स्लैब चाहिए, तो ये एक वजह हो सकती है स्टील ज़्यादा लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू जो रेगुलेटरी है, देखिए अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा है, तो दूसरी साइड में वो आपका उसको मिनिमाइज भी कर दे रहा है, आपको चारों ओर एक सेम नहीं लगेगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहीं पे ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये सब है। अब इसी तरह आप सारा बना के इसमें अलग अलग पॉजिटिव सीपीआई के लिए 4 बन गया, फिर निगेटिव सीपीआई के लिए आपका ऐसे बन के ऐसे ही सारे लोड आपके होंगे। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता लग ही गया है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये चारों अप्लाई हो गए हैं। इसी तरह आपको जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं, अभी ये 0 डिग्री दिया था, फिर आपको निगेटिव 0 डिग्री सीपीआई पे, मतलब कि 8 केस है, आठों आपको यहाँ पे इसमें आके अप्लाई करना है। ओके, तो इसी तरह अप्लाई करना है आपको, ये सारे आपके यहाँ पे सेट हो जाएंगे। इसके एक और भी तरीका है, जैसे अगर यहाँ मान लीजिए कि आपको ये लगाना है, ठीक है, और ये आप लगाए एच डायरेक्शन में, ठीक है, लगा रहे हैं यहाँ पे, और ये चलिए ये जेड, जैसे कि मान लीजिए जेड डायरेक्शन में, ठीक है, और आपने ये क्या वैल्यू लिया है यहाँ पे कि -1.2 दिया है, इसी अगर आपको इसी फेज पे रखना है, आगे वाले फेज पे नहीं लाना है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ये रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको भी 0 0 कर देते डिफाइन करके, और एक्स में आपको यहाँ तक के वैल्यू देंगे, तो वो इसी पे लगेगा। ठीक है, तो वो एक अलग मेथड है, इसी तरह स्टाइट का उससे भी लगा सकते हैं। बाकी हम लोग ये देखिए लोड सारा दिख रहा है यहाँ पे, हर फेज पे अलग अलग यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये 8 जितना भी क्राइटेरिया है आपके, आठों पे सारे आपको ऐसे करके बिल्डिंग पे लगा देना है। ठीक है, मेन जो वैल्यू हमारी जो आ रही है सीपीआई, सीपीयू माइनस सीपीआई की। ठीक है, ये जो मेन वैल्यू है, ये सारी आपकी, ये जो यहाँ पे जनरेट हुई है, ये क्या करते हैं इसको, ये वैल्यू जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं किसी और कलर से शो कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी और इसको भी उसी कलर से शो कर देता हूँ। तो इससे डिफरेंस पता लगता रहेगा आपको कि आपको इस साइड में कौन सी यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करके ये रीजन भी ऐड कर देता हूँ कि आपको याद रहे यूज्ड
ओके, ये आपको क्लियर हो गया ये पूरा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। अगर होगी तो आप मुझसे सीधे कमेंट कर सकते हैं, हम मैसेज को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में हम पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब भी देंगे, ठीक है। बाकी आप पूरा इसको एक बार पढ़ सकते हैं, यहाँ मैंने जितना भी डाटा है सारा ऐड कर दिया है। बाकी आप कोड होगा आपके पास तो आप इसको यूज़ करिएगा। ये सबसे एग्जैक्ट और इजी मेथड है। इजी मतलब कि अगर आपको समझ में आ जाए तो इजी है, देखिए हर पे लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमम जो ऊपर हमारा ये लग रहा है यहाँ पे 1.5 to 1 इंटेंसिटी। यहाँ पे ये आपका शो हो जाएगा 2.7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, अलग अलग रेंज पे अलग अलग इसमें लोग शो हो रहा है, ठीक है। ये दूसरे डायरेक्शन से आपका है, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं बताऊंगा। और इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपका टैब और मैनुअल कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो लोड लग रहा है वो सही लग रहा है, ठीक है। और ये जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर रहा है वो सही कैलकुलेट कर रहा है। बाकी ये लिंक मैं एक्सेल शीट का लिंक इसमें आपको दे दूंगा, ठीक है। शायद इसकी मैंने प्राइस रखी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको खरीद सकते हैं, आप देखिएगा लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। और आप चाहें तो आप इसको बना भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसको बहुत मेहनत लगी है तो इसको आप सपोर्ट करिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका विंड एनालिसिस और आपको मैनुअल कैलकुलेशन, मैनुअल इसका चेक कैसे करते हैं कि ये करेक्ट आपका शो कर रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए अगर अच्छा लगा तो। ओके, थैंक यू।